मेरे खुद के होश में जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो मेरे घर पे शायद ऐसा था कि पहले लाइट भी नहीं आया करती थी, पहले फैन भी नहीं हुआ करता था जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, मुझे इतना याद है। ठीक है, तो ऐसा है कि समय कितना तेजी से बदल रहा है। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या नाम है उसका, चैट जीटीपी का ज़माना आ गया है ना। तो चैट जीपीटी, ये तो चैट जीपीटी के बारे में कितने लोग जानते हैं, एक बार बताइए। यहाँ पे देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन तो वाया आरबीसी, आरबीसी में भी वाया हीमोग्लोबिन या वाया ही इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97% है ना, 97% आरबीसी की हेल्प से। चैट जीटीपी के बारे में नहीं पता है आपको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो देख लें कितना खतरनाक होने वाला है आगे चल के। आपने कभी सोचा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या होगा, कितनी जॉब जाएगी और कितना खतरा होगा एक पर्सन की खुद की जिंदगी के लिए। जैसे भाई फोन में वायरस है, कंप्यूटर में वायरस है, कभी उसमें वायरस हो गया तो फिर तो आप ही को कूटेगा वो। ठीक है, चैट जीटीपी क्या है ना, आप एक एक ऐसा हम गांव पे गए थे तो भाई ने उस वक्त बताया था, उनको दिखाया भी था, फिर हमने चेक भी किया था। तो उसमें क्या है कि आपने ऐसे बोल दिया, अब वो एक एप्लीकेशन ही है, आपने ऐसा बोल दिया गूगल टाइप से, गूगल का एक दूसरा वर्जन समझ लो है। आपने बोल दिया कि भाई हमें हैदराबाद जाना है और बस लिखना है कि हमें हैदराबाद जाना है और वहाँ पे हमें 10 दिन का मेरा घूमने का प्लान है, बताओ कैसे घूमें। उसने बताया भाई देखो भाई मौर्यांजू, ठीक है, आपको हैदराबाद जाना है तो यहाँ से ये ट्रेन से निकलो, ठीक, वहाँ जाओगे इतने किलोमीटर, फिर वहाँ आपको ये स्टेशन पे रुको, फिर वहाँ आप नियर बाई ये वाला होटल ले लो, फिर नियर बाई आप 10 दिन का अपना शेड्यूल, वो बना के देगा आपको शेड्यूल। ठीक है, नियर बाई ये है वो है, ऐसे शेड्यूल बना लो, फिर पर्टिकुलर आपको अगर अच्छा लगे तो वहाँ घूम लेना, आपको अच्छा लगे आपके पास टाइम हो तो इस होटल में खा लेना, आपको अच्छा लगे तो पर्टिकुलर उस होटल में रुक लेना। ये है चैट जीटीपी, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो इस बात को? तो सोचो कि किस हद तक वो काम कर रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है। आपने पूछा कि हमें नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ अच्छी बातें बताओ, तो अच्छी बातें बताएगा। आपने पूछा, हाँ, इन इट्स ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन, आगे यही तो हम कहना चाह रहे हैं डॉक्टर शालिनी चौहान कि इट्स ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन, और लोग उसके इतने एडिक्ट हो जाएंगे कि वो एक्चुअल में ह्यूमन से बात करना भूल जाएंगे। हम यही कहने जा रहे हैं कि कितना खतरनाक। हाँ, बहुत अच्छी ऐप है ना सीमा वर्मा, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी ऐप है, ऐसा कुछ अच्छी ऐप वो अब नहीं है, वो तो समझ लीजिए कि कितने लोगों, आपने जैसे बोल दिया कि हमारी थोड़ी मतलब, मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, डॉक्टर शालिनी चौहान, उसके बारे में 10 लाइन शायरी लिख के भेज दो, तो अब वो आपके बारे में अच्छी 10 लाइन शायरी लिख के भेज देगा। क्रिएटिविटी खत्म हो गई ना सामने वाले की, अब तो जो लिखता है। ठीक है, नहीं, गूगल गूगल और उसमें अंतर है। गूगल पे आपने सर्च करोगे तो वो एक बार में लिख के आ जाएगा, ठीक, गूगल पे आपने सर्च किया कि किसी चीज को तो एक बार में लिख के आ जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको बोला तो वो एकदम जैसे आपने कोई टाइप करते हो व्हाट्सएप या उस पर क्या कहते हैं टेलीग्राम पे, तो टाइपिंग दिखाता है ना, वैसे ही वो टाइप करते हुए आएगा, पूरा टाइप टाइप एक एक लाइन एक एक वर्ड टाइप करते हुए दिखेगा, तो आपको लगेगा कि आपके सामने कोई कन्वर्सेशन कर। बहुत बहुत हार्मफुल है। हाँ, ये तो बात सही बात है ना।
कि ये अभी बहुत ज़्यादा ये सब रिस्की चीज़ें हैं भाई। हम तो आज हम हमेशा कहते हैं कि मुझे एक चीज़ का डर है, दुनिया उसी दिन ख़त्म होगी जब ह्यूमन का क्लोन बना देंगे सब, है ना। जिस दिन हमारा क्लोन बनना स्टार्ट हो जाएगा, बस उसके बाद तो सारी चीज़ें ख़त्म है, समझ लीजिए। ना किसी के रहने का खुशी होगा, ना किसी के जाने का गम होगा। तो बस फिर वहाँ से इमोशंस ख़त्म। तो जब इमोशन ही नहीं, देखो ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा तो यही है ना कि इमोशन। हम ह्यूमन क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस हैं। इमोशन खत्म हुए नहीं कि हम ह्यूमन खत्म हो गए, बात खत्म हो गई बस। चलिए, वाया आरबीसी, वाया हीमोग्लोबिन और वाया हीम, है ना। अब हम लोग पढ़ लें थोड़ा, चलिए। तो 97% जो आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन है, वो हीमोग्लोबिन के हीम पोर्शन से जुड़ के जाता है आयरन से, और लगभग वाया प्लाज्मा, वाया ब्लड प्लाज्मा। तो ये भी हो गया, हाँ, वाया ब्लड प्लाज्मा। तो डिजॉल्व ये कितना होता है? नियरली 3% डिजॉल्व इन प्लाज्मा। तीन % ऑक्सीजन प्लाज्मा से डिजॉल्व होके जाती है। 3% ऑक्सीजन जो है प्लाज्मा से डिजॉल्व होके जाएगी। और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, चिट्ठी की बात ही मत करो। पहले सच में क्या था कि आजकल तो लोग डिस्टेंस तो ख़त्म ही हो गया है ना। और पहले जो मतलब मेरे होश में अंकल आंटी की थे, तो उन लोगों की चिट्ठियाँ हम देखा करते थे। मेरे होश में हमने उन्हीं की चिट्ठी देखी थी। अंकल हैदराबाद थे, आंटी घर पे रहती थी, तो वहाँ से 1 महीने में एक चिट्ठी आती थी, नहीं आती थी, पहुँचती है कि नहीं पहुँचती, या 1 महीने से इंतज़ार चला। यहाँ से एक लेटर गया है तो फिर उसका जवाब जरूर भेजिएगा करके नीचे सब लिखते थे ना, ठीक है। तो वो जवाब आने के लिए सोचो कि इंसान 1 महीने इंतज़ार करता था, है ना। आया कि नहीं आया कोई मतलब नहीं था। अब देख लीजिए, अब इसके बाद क्या है, वाया आरबीसी इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन लिख लेते हैं। बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70% सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, और फिर डिजॉल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिजॉल्व होके 7% जाता है, और वाया हीमोग्लोबिन या वाया आरबीसी लिख लो। आरबीसी में वाया हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में वाया ग्लोबिन। तो ग्लोबिन किस फॉर्म में? तो आप लिखेंगे कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन 23% कार्बन डाइऑक्साइड, 23% कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट 3 फॉर्म में हो रहा है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा, ठीक है, और इसके बाद कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, और फिर बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, है ना। अच्छा 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 अच्छा, समझ गए समझ गए। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में हम लोग आज समझेंगे, इसी को समझ लेते हैं भाई, ठीक है। तो समझ लीजिए कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है आरबीसी से। अच्छा, क्यों ऐसा होता है कि चलो ठीक है, ये देखो एल्वियोलाई है और ये हमारी पल्मोनरी कैपिलरी है। अब आप हमें बताना कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? तो 104 mmHg, मतलब पारे के दाब के बराबर होता है ना, ऑक्सीजन के अंदर, ठीक। मतलब एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 104 mmHg होता है।
तो क्यों ऐसा है कि यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में, और यहाँ से वो ऑक्सीजनेट होके निकल रहा है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब यहाँ पे बस ऑक्सीजन है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं। whether it is oxygenated or deoxygenated blood both contains oxygen as well as carbon dioxide, बट इनका रेशियो का फर्क होता है। मतलब आप कह सकते हो कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे ध्यान से ये समझना है आपको कि देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ 104 है, तो यहाँ पे जो भी हम एटमॉस्फेरिक एयर हमने लिया हुआ है, अब ये जब यहाँ से एक्सचेंज होता है तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर 90 mmHg होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आरबीसी है, आरबीसी मान लो हम ऐसे बना दे रहे हैं, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन्स हैं वो हीमोग्लोबिन केवल 97% ऑक्सीजन से बाइंड कर पाते हैं, 97% ही सैचुरेट हो पाते हैं। 3% ऑक्सीजन यहाँ प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। ऐसा क्यों है? अभी अब पढ़ लीजिए, अब ये सब बातें बाद में करेंगे हम लोग। हम जो बता रहे हैं कि बताइए यहाँ पे क्यों 100%, आपने कभी ये बात सोची है कि क्यों 100% जो हीमोग्लोबिन है मतलब ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से ही क्यों नहीं बाइंड कर पा रही है? हमारे कहने का मतलब ये है, फिर से वापस सुनिए, क्यों ये मान लो पल्मोनरी कैपिलरी है, ठीक है, ये है, तो यहाँ से जब ऑक्सीजन यहाँ पे आ रही होती है 100% ऑक्सीजन जो भी है, तो 100% ऑक्सीजन क्यों केवल 97% हीमोग्लोबिन से बाइंड की और 3% जो है वो प्लाज्मा से डिजॉल्व हो गई? ऐसा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाई ओनली 97% ऑक्सीजन? 97% मतलब हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है, देखो हीमोग्लोबिन, एक बात अच्छे से समझना कि पार्शियल प्रेशर है ना, 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेट करने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लगभग 160 mmHg होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 160। अगर जब हम आपको ये ड्रॉ करेंगे ना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लीज बी अटेंटिव, यहाँ पे आप देखेंगे कि 97% हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन से जब बाइंड कर रहा है तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 104 mmHg के आसपास होता है, ठीक है। 50% की बात करें, P50 वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे, P50 50% की बात करें तो वो भी हम लोग आगे समझेंगे। तो कुल मिला के बस ये चीज़ समझना है आपको कि अगर 100% ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड करना पड़ेगा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लगभग 160 mmHg होगा, तभी वो बाइंड कर पाएगा। तो उतना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं होता। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर केवल 104 mmHg होता है, जिसपे 97% ऑक्सीजन ही हीमोग्लोबिन से बाइंड कर सकती है, इसलिए 3% ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है। इतनी बात सभी को समझ आइए? बताइए। अरे डॉक्टर शालिनी चौहान हम नहीं जानते थे, रजनीकांत चिट्टी छिती क्या नाम है हमें नहीं पता। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। हाँ, मूवी बता रहे हो आप लोग, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग एकदम ध्यान से समझना है। आपको समझ आ गया कि वाई ओनली 97% ऑक्सीजन इज गोइंग टू बाइंड विद द हीमोग्लोबिन, वाई नॉट 100% ऑक्सीजन डिजॉल्व विद हीमोग्लोबिन या बाइंड विद हीमोग्लोबिन? क्यों नहीं, मतलब क्यों? ये बात समझ आ गई सभी को? ठीक है। हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड करेगा। अब एक बात आप यहाँ पे समझना, हमें पता है कि 100 ml ब्लड जो है इसमें 20 ml ऑक्सीजन कंटेन करता है। कितना? 100 ml जो ब्लड होता है उसमें 20 ml ऑक्सीजन होता है। कितना होता है? 20 ml। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह सकते हैं, ये 20 ml ऑक्सीजन होता है। और ये 20 ml ऑक्सीजन में से आउट ऑफ 20 ml ऑक्सीजन, ये 100 ml ब्लड जो है ना, 5 ml ऑक्सीजन डोनेट्स टू टिश्यू। टिश्यू को केवल 5 ml ऑक्सीजन देता है ये।
मेरी बात को ध्यान समझना, 100 ml ब्लड है जिसमें 20 ml ऑक्सीजन है, और 20 ml ऑक्सीजन में से यहाँ पे ऐसे समझना मेरी बात को ध्यान से, ये है ना, देखो ये सिस्टमिक कैपिलरी है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें ऐसे समझा करो, ठीक है ना, नहीं तो फिर फंस जाओगे आप। तो ये मान लो कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना भाई, ठीक है, सिस्टमिक कैपिलरी में, ये सिस्टमिक कैपिलरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। इसमें 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड में कितना ml ऑक्सीजन है? 20 ml ऑक्सीजन है, और ये 20 ml में से भी ये केवल और केवल 5 ml पेरिफेरल टिश्यूज को देता है। कितना देता है? 5 ml ऑक्सीजन पेरिफेरल टिश्यू। दिस इज द डेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं। पढ़ाई पे ध्यान तो देते नहीं हो आप लोग। अब अनुलोम विलोम करता है, उसका भी पार्शियल प्रेशर इतना ही है। अब ये सब चीज़ें थोड़ा सा ना जो आउट ऑफ सिलेबस है ना, उसको थोड़ा सा आप ये अब सिलेबस से आ जाइए, थोड़ा हमें पढ़ा लेने दीजिए, आप भी हमारी समस्या समझा करिए, है ना, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देख लीजिए, अब चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि अब हमने क्या कहा। और आपको पता है कि 100 ml ब्लड की बात करें, 100 ml ब्लड की बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन कितना होता है? नियरली मान के चलते हैं कि इसमें हीमोग्लोबिन 15 ग्राम्स मान लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, होता तो 14.5, स्टैंडर्ड 14.5 ग्राम्स ही माना जाता है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए 15 ग्राम्स मान लिया जाता है ना। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात करें, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात करें तो दैट बाइंड्स विद, कितने ऑक्सीजन से बाइंड करता है? बाइंड्स विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ml में अगर हम वेट निकालें तो 1.34 ml ऑक्सीजन, कितना होता है? 1.34 ml ऑक्सीजन, सॉरी 1 हीमोग्लोबिन, 4 ml नहीं, यहाँ इसको छोड़ दो, 1 ग्राम लिख रहे हैं ना हम, 1 मॉलिक्यूल। देखो ऐसे देखो, बाइंड्स विद 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है। तो आप हमें बताओ कि 100 ग्राम्स 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में बताओ कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, कितना ऑक्सीजन होगा? बस इतना समझा लो, इसको आप वैसे भी निकाल सकते हो। 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन होगा, आपको हमने निकालने का तरीका बताया कि देखो 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतने ऑक्सीजन से, तो 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन इंटू 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, ये आ जाएगा कुछ 19.4 ml ऑक्सीजन। तो ऐसे निकल गया कि 100 ml नियरली 20 ml निकाल लिया हमने। तो 100 ml जो है ब्लड में, ठीक है, कितना ऑक्सीजन है? नियरली 20 ml। इस डेटा को हमने आपको समझाने की कोशिश की, इस डेटा को हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आप बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा कि हमने ये कैसे कैलकुलेट किया है। भाई 100 ml ब्लड में, इसको छोड़ दो, यहाँ पे इसको छोड़ दो, ये डेटा याद रखना, ये डेटा याद रखना, ठीक है। 5 ml ऑक्सीजन डोनेट टू टिश्यूज, 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतने ऑक्सीजन से बाइंड करता है, तो 100 ml ब्लड में कितने ऑक्सीजन होगा? तो 15 ग्राम इंटू 1.34, मतलब ये आ जाएगा 19.7 या 19.4 ml के ऑक्सीजन, हाँ मतलब 20.1 आएगा शायद, है ना, ये बता रहे हैं कि 20.1 आएगा, तो जो भी है ये देख लो 20.1 आएगा, ठीक है, जो भी आ रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो भी इसका वैल्यू आ रहा हो। तो एम आई डन विद दिस? आगे चलें, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए हम लोग एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले क्या हुआ होगा, हम एक छोटा डायग्राम बना रहे हैं और आप समझने की, प्लीज समझने की कोशिश करना है, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं, बाद में हम आपको इतनी सारी बातें बताते रहते हैं, फिर भी आप लोग तमाम क्वेश्चंस जो है ना उलूल जुलूल क्वेश्चन पूछते रहते हो, है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे ये ऐसे मान लो, ये क्या बनाया हमने, ये हमने, अच्छा पहले तो हमें ये पता है ना कि देखो एक छोटी सी कहानी आपको यहाँ बता दें। हमारे
अब आपको समझ आया होगा कि हमने क्यों पहले सर्कुलेटरी सिस्टम पहले पढ़ाते हैं, ताकि हमें सारी ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में जानकारी हो। ये हमारा एल्वियोलाई है, ये हमने बना दिया। देखो पहले एक बार तो सभी को ये बात पता होगी कि कैसे हमारा जो है पूरा ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का कैसे हो रहा है ना। ये हमारी सिस्टमिक कैपिलरी है ना, ये हमारी सिस्टमिक कैपिलरी है, ठीक है, और ये हमारा टिश्यू है। पूरा एक जगह पहले दिखा दें आपको, तो एक जगह आपने इसको देखे होंगे तो फिर आप एकदम अच्छे से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे, ये आपको चीजें समझ आ रही हैं। ये हमारा क्या है, एल्वियोलाई, ठीक है। ये क्या है, पल्मोनरी कैपिलरी। ये क्या है, टिश्यू है। ये क्या है, सिस्टमिक कैपिलरी, है ना। ये पल्मोनरी कैपिलरी। अच्छा यहाँ हम बना देते, अच्छा बताओ आप हमें कि ये पल्मोनरी कैपिलरी से ये जब यहाँ से मान लो आप ऐसे कि ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी कैपिलरी, तो इसको हम पल्मोनरी वेन मान लेते। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो ये आ जाएगा आपके ऐसे 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 बना देते। हार्ट के चैम्बर बना दे रहे हैं, लेफ्ट आरिकल फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ये गुजरेगा तो ये सिस्टमिक ओर्टा रहेगा ना, सिस्टमिक एओर्टा रहेगा। फिर ये सिस्टमिक आर्टरी, आप अभी भी इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहां टिश्यू से इसने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन दे दिया, तो अब यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, तो ये सिस्टमिक वेन हो गई। सिस्टमिक वेन किसमें खुलेगी भाई, राइट आरिकल फिर राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी ओर्टा या पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, तो यहाँ पे ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है। बताओ समझ आ गया कि सभी को ये डायग्राम अच्छे से समझ आ गया? ये डायग्राम अच्छे से समझ आ गया आपको कि ऐसे ऐसे हमारा पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रहा है कि एल्वियोलाई के लेवल पे यहाँ हम एटमॉस्फेरिक एयर ले रहे हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर जो हम ले रहे होते हैं तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, या mmHg कह लो। लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बहुत कम होता है, 0.3 mmHg के आसपास होता है। एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 104 mmHg होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शायद 40 mmHg होता है। ठीक है, जब यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो गया, आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जाएगी, है ना, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mmHg होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 46 mmHg होता है। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर यहाँ ऑक्सीजन का कम है, कितना होगा भाई, यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो 46 है और यहाँ 40 है, तो ये इधर से इधर जाएगा। ऑक्सीजन 104 है और यहाँ 40 है, तो यहाँ से यहाँ आएगा। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हम देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mmHg हो जाता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, शायद 40 mmHg ही होता है। टिश्यू के लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड 46 mmHg होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन शायद 40 mmHg होता है, ये होता है।
आप देखो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है, तो आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mmHg है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 46 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर आएगा और ऑक्सीजन यहाँ आएगा, फिर वापस ये है। तो ये 4 वैल्यू आपको एकदम अच्छे से याद रखने, ये 4-5 वैल्यू आपको याद रखने हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है। पहले तो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ठीक है, टिश्यू का, एटमॉस्फियर का और एल्वियोलाई का, ये आपको पार्शियल प्रेशर याद रखना है। ये आपको पार्शियल प्रेशर एकदम अच्छे से याद रखना है 5 जगहों का। क्या? ये एटमॉस्फियर का, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ये टिश्यू का, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये एल्वियोलाई का। यस, हायर कंसंट्रेशन, हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है भाई? पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, मतलब एक अकेली गैस का प्रेशर इन मिक्सचर ऑफ गैस। मतलब मान लो कि हमारे पास 5 गैस हैं या 3 गैस है, A+B+C, मिक्सचर ऑफ गैस ये है, तो हमें ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू, आप कहेंगे प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस अपॉन टोटल। यही है मिक्सचर ऑफ गैसेस में से इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना। आ सकते हैं पार्शियल प्रेशर से, बिल्कुल आ सकते हैं। आप याद रख लेना। दिक्कत क्या है, याद करने में दिक्कत क्या है? आपने एक इतना बेहतरीन सा डायग्राम देखा है, इससे बेहतरीन डायग्राम आपको क्या मिलेगा बताइए? कि आपने एक पूरा पाथवे आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ से एक सिंपल डिफ्यूजन यहाँ हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज एक यहाँ हो रहा है, फिर यहाँ से पल्मोनरी वेन्स से ये लेफ्ट आरिकल में आया, लेफ्ट आरिकल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर सिस्टमिक ओर्टा से सिस्टमिक आर्टरी, एक डिफ्यूजन यहाँ टिश्यू के लेवल पे हुआ, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आरिकल में, राइट वेंट्रिकल से, फिर डीऑक्सी पल्मोनरी ओर्टा आर्टरी, और सारे पार्शियल प्रेशर के से कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिफ्यूजन हो रहा है। इससे बेहतरीन डायग्राम आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम लोग, इसको समझते हैं। अब इस बात को समझने की कोशिश करिए कैसे हम गैसेस का ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने इनहेल किया, जब हमने एयर इनहेल किया और एयर इनहेल किया है तो वो सबसे पहले कहाँ पे, ये हमारा एल्वियोलाई है और ये हम छोटा सा पल्मोनरी कैपिलरी बना दे रहे। पल्मोनरी कैपिलरी, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तो सभी को एकदम डन है ना, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या है, तो ये पल्मोनरी कैपिलरी है। यहाँ पे आपको पता है कि ऑक्सीजन यहाँ आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ गया। अब बस इसमें यही समझना है आपको कि ऑक्सीजन यहाँ आया तो इस ऑक्सीजन का क्या हुआ। इस ऑक्सीजन का क्या हुआ ये समझने के लिए हमने एक पल्मोनरी कैपिलरी को हमने यहाँ बाहर बनाया हुआ है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो भी ऑक्सीजन यहाँ पे आई है 100% ऑक्सीजन, वो केवल 97% किससे बाइंड कर गई है? हीम से, हीमोग्लोबिन मान के चलते। और 3% यही, क्योंकि देखो इसको हम ऐसे समझाएंगे, आप एकदम पूरी फिजियोलॉजी के मास्टर बनना चाहते हैं ना, तो हम मास्टर से कम नहीं पढ़ाएंगे आपको, ये समझो।
3% यही ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी ऑक्सीजन, और 97% आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेंगे। और किस जो है आप कह सकते हैं कि किस फॉर्म में आएंगे ये अब हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहे हैं। अब भाई पल्मोनरी वेन्स आए, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? पल्मोनरी वेन्स ने ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेके आए, है ना, ये पल्मोनरी वेन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेके आ रहे हैं। तो यहाँ का जो ब्लड है, देखो अब हमने दूसरे कलर चेंज कर दिया है क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो यहाँ का ब्लड है, फिर फाइनली ये लेफ्ट आरिकल में आया होगा, लेफ्ट आरिकल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ये लेफ्ट आरिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब ये सिस्टमिक, अब इसने क्या बनाया है, हम सिस्टमिक कैपिलरी ही ज़्यादा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ये सिस्टमिक कैपिलरी है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ आपको बड़ा बनाएंगे, सिस्टमिक कैपिलरी के लेवल पे क्या हो रहा है। तो सिस्टमिक कैपिलरी के लेवल पे हम आपको थोड़ा बड़ा बना के बताएंगे। ये है हमारी सपोज करो सिस्टमिक कैपिलरी, ठीक है, या थोड़ा ये सिस्टमिक कैपिलरी है, ये टिश्यू है, पेरिफेरल टिश्यूज जो है, और ये सिस्टमिक कैपिलरी। इसको छोड़ दीजिए तो आपको समझ में आ ही गया है कि ये क्या हो रहा है। इसको हम मिटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत होना। अब हम ये चीज़ें पता है ताकि हम इसको और अच्छे से समझा सकें। अगर हम डायग्राम बेहतर नहीं बनाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ये हम एक सिस्टमिक कैपिलरी बनाने जा रहे हैं और इस सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर ही हमें चीज़ों को दिखाना होगा कि क्या हो रहा है। अब आपको पता है कि यहाँ से जो ब्लड आ रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमें ये बात पता है कि 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड है और 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व है प्लाज्मा। तो हीमोग्लोबिन है तो आरबीसी से बाइंड होगा भाई, आरबीसी के अंदर होगा, तो हम एक आरबीसी भी यहाँ बना दे रहे हैं। आरबीसी बाइकॉन्केव होता है, तो चलो 97% हीमोग्लोबिन को यहाँ पे आरबीसी के अंदर डाल दे रहे हैं। ये आरबीसी और 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व है। ये 3% ऑक्सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, 3%। और ये है क्या आपको पता है, ये है सिस्टमिक कैपिलरी। देखो बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये टिश्यू है, हमें पता है कि टिश्यू के अंदर क्या हो रहा है, टिश्यू के अंदर हो रहा है सेलुलर रेस्पायरेशन। अब आप आ जाओ, आप अपनी मन की आंखों से सोचने की कोशिश करिए कि इसके अंदर हो रहा है सेलुलर रेस्पायरेशन। इस सेलुलर रेस्पायरेशन में हो रहा है ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, क्रेब्स साइकिल हो रहा है। तब तक तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ईटीएस में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सब का एंड प्रोडक्ट हमें अल्टीमेटली वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी मिलता है। तो हमें यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब भाई वाटर भी हमारा बाय एंड प्रोडक्ट है। जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं तो वाटर भी बाहर आ रहा होता है, समझ पा रहे हो? ये जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हैं इसका एंड प्रोडक्ट। तो सांस छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर नहीं आती है, वाटर के वेपर भी बाहर आते हैं। तो अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि वाटर कहाँ से आई, ठीक है, वो वाटर कहाँ से आई। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले ये सपोज करो कि ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का हीम पोर्शन, और इस हीम पोर्शन से बाइंड किया हुआ है ऑक्सीजन। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये अब इस ऑक्सीजन को हमें टिश्यू को देना है और टिश्यू के कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ आना है ना। अब समझना यहाँ से कि ये जब इन सब का एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ये बात सभी लोगों को पता है। कितने गुना ज़्यादा होती है, जल्दी से बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ से प्रोड्यूस हुआ तो पहले ये टिश्यू फ्लूइड के अंदर आया। ये तो टिश्यू फ्लूइड ही है ना, सेल और उसके बीच में लास्ट क्लास में बताया था ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड को क्रॉस करके ये पहुंच गया इस प्लाज्मा के अंदर। ये प्लाज्मा है, ये आरबीसी है, ये ब्लड प्लाज्मा है। प्लाज्मा में हम सभी को पता है कि 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। तो बचा अब कितना भाई, 93% कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करेगा, ये भी क्रॉस करके आ जाएगा आरबीसी के अंदर, है ना। 93% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर क्रॉस करके आएगा। इसमें से 93% में से
70% कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा अपना, 70% कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा और वाटर से रिएक्ट करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ठीक है, सुनो मेरी बात को ध्यान से। हाँ, 20 से 25 गुना ज्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी देन ऑक्सीजन। ठीक है, 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का पाथवे समझ रहे हो कैसे हो रहा है। ये यहां से आया टिश्यू फ्लूइड के अंदर, टिश्यू फ्लूइड से जब ब्लड के अंदर आया तो ब्लड के अंदर 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजॉल्व हो गया, इसकी सॉल्युबिलिटी वैसे भी ज्यादा है। 93% कार्बन डाइऑक्साइड बचा, इसमें से 70% कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाया। लेकिन इस प्रोसेस को होने के लिए एक बहुत ही फास्टेस्ट एंजाइम की जरूरत पड़ती है। उस फास्टेस्ट एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है। द फास्टेस्ट नोन एंजाइम इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो कि कहाँ पाया जाता है आप सबको पता है, सॉरी कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में। दिस इज द फास्टेस्ट नोन एंजाइम, है ना, टर्नओवर नंबर सबसे ज्यादा होता है। अब ये कार्बोनिक एसिड जो है, अब देखना, अब ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता रहता है। डिसोसिएट होता रहता है किसमें, तो ये डिसोसिएट होता रहता है, डिसोसिएट हो जाता है इसी सेम एंजाइम की प्रेजेंस में। ये डिसोसिएट, ये भी देखो रिवर्सिबल रिएक्शन, दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन। ये डिसोसिएट हो जाता है H प्लस प्लस HCO3 माइनस, किसमें, H प्लस CO3 माइनस में, है ना। मतलब प्रोटॉन प्लस बाई कार्बोनेट आयन, है ना, प्रोटॉन प्लस बाई कार्बोनेट आयन। अब देखना जरा ध्यान से, अब दो समस्या ये है कि अगर बाई कार्बोनेट आयन को, देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से आई, 7% यहां डिजॉल्व है, 93% एंटर कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, इसका पार्शियल प्रेशर टिश्यू के लेवल पे 46, इसका पार्शियल प्रेशर टिश्यू के लेवल पे 46 mmHg है, जबकि इस ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg है। तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड अपने हायर पार्शियल प्रेशर से इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा लोअर पार्शियल प्रेशर तक। लगातार ये कार्बन डाइऑक्साइड जब जा रहा है, एक टाइम आएगा कि यहाँ ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को लगातार आने के लिए ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, इसको कहीं ना कहीं इस सेल से बाहर निकालना पड़ेगा। सेल से बाहर अगर हमने नहीं निकाला इस बाइकार्बोनेट आयन को, तो ये सेल के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा टूट टूट के, और सेल के अंदर डिपॉजिट होगा तो फिर एंड प्रोडक्ट अगर डिपॉजिट होता है तो रिएक्शन रुक जाती है। ये बात आपको पता होगा, कॉमन आयन इफेक्ट अगर आपने पढ़ा हो केमिस्ट्री के अंदर, कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है कि अगर आयंस या फिर एंड प्रोडक्ट का डिपोजिशन हो रहा है तो होने वाली प्रोसेस रुक जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि मान लो कोई चीज है A प्लस बी मिलके क्या बना रहा है, C बना रहा है, और ये C यहाँ पे अगर डिपॉजिट होने लग गया तो ये प्रोसेस रुक जाएगी। दिस इज द कॉमन आयन इफेक्ट। हाँ, निधि पांडे इतनी उत्सुकता नहीं दिखाते हैं, हम आगे बता रहे हैं ना। आप पहले अपने माइंड को कंसंट्रेट, देखिए आपका जो ड्रॉबैक है उसको हम बताने की कोशिश करें। आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करके बैठिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो हम नहीं बताएंगे, ठीक है। हाँ ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि भाई हमें कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से ज़्यादा लेना है, लेकिन इसके लिए इस बाइकार्बोनेट आयन को सेल से बाहर निकालना पड़ेगा। तो सेल से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एक इसकी प्लाज्मा, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक एक्सचेंजर प्रोटीन, है ना, कैरियर प्रोटीन होती है जो इस बाइकार्बोनेट आयन को बाहर निकाल देती है। अब देखो ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ही तो बाहर है, वो 70% कार्बन डाइऑक्साइड यहां आ गया वापस। लेकिन आपको ये बात समझ में आना चाहिए, हाँ, कि अगर बाइकार्बोनेट आयन को हमने यहाँ इसलिए निकाला कि कार्बन ये रिएक्शन रुकने ना पाए, ये लगातार बन रहा है और ये बाइकार्बोनेट बाहर निकल रहा है।
अब एक समस्या तो होगी कि यहाँ इक्वल पॉजिटिव और इक्वल निगेटिव चार्ज थे, हमने निगेटिव चार्ज को बाहर निकाल दिया तो यहाँ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी कि भाई पॉजिटिव रह जाएगा, नेगेटिव निकल गया। तो इसी नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए बाहर से क्लोराइड आयन अंदर आता है, बाहर से क्लोराइड आयन अंदर आ जाता है। इस एक्सचेंजर को हम क्लोराइड बाइकार्ब एक्सचेंजर के नाम से जानते हैं। इस एक्सचेंजर को हम क्या नाम देते हैं? क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। इस एक्सचेंजर को हम क्या नाम देते हैं? क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। बताइए, इतनी बात सभी को समझ आ रही है कि क्यों? और यही क्लोराइड जब अंदर आया तो इस क्लोराइड, इसी को हम क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स इफेक्ट के नाम से जानते हैं। बाइकार्बोनेट आयन के बाहर आने की वजह से इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयन ब्लड प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर एंटर कर रहा है। इसी को हमने क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स इफेक्ट कहा। आर यू डन विद दिस? जल्दी बताइए। बाइकार्बोनेट आयन बाहर आने की वजह से प्लाज्मा में आ गया। अब आप एक बात ये समझ सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड 7% तो प्लाज्मा में डिसॉल्व था, फिर बचा 70% भी प्लाज्मा में ही आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम किससे होता है? प्लाज्मा से होता है। कितना? 70 और प्लस 7, 77% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा से, और 23% अभी हम देखते हैं कैसे जाता है। ऑक्सीजन का 97% ऑक्सीजन आरबीसी से या हीमोग्लोबिन से हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मैक्सिमम परसेंटेज ब्लड प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन का 97% आरबीसी से ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, मतलब हीम से बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के। अभी इतनी बात सभी को समझ आई? वन स्टेप देखना है। तो अब समझिए मेरी बात को ध्यान से। अब क्या है? चलो ठीक है, क्लोराइड आयन को हमने अंदर कर दिया, यहां तक तो चीजें सही हैं। लेकिन अब आपको ये बात समझ आनी, जो प्रोटॉन्स है ना, प्रोटॉन्स, कभी भी अगर सेल के अंदर ये फ्री प्रोटॉन्स आर वेरी रिएक्टिव मॉलिक्यूल, वेरी नास्टी मॉलिक्यूल। ये दे कैन डैमेज द सिस्टम, बहुत सारी चीज़ों से रिएक्ट करते रहते हैं। अब फ्री प्रोटॉन का क्या किया जाए भाई? ये कुछ ना कुछ तो करता रहेगा। फ्री प्रोटॉन्स वेरी डिस्टर्बिंग एलिमेंट। तो फ्री प्रोटॉन का क्या करना है? इस फ्री प्रोटॉन की वजह से यहाँ पे जो है, आप कह सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। तो उस फ्री प्रोटॉन को क्या करता है? ये जो हीमोग्लोबिन है ना, जिसने ऑक्सीजन से बाइंड किया है, हमने ऑलरेडी लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन ऑल्सो एक्ट एज बफर इन द सेंस कि उसमें कुछ एमिनो, क्योंकि ये प्रोटीन है तो एमिनो एसिड से बनी होंगी। एमिनो एसिड है तो कोई तो ऐसी एमिनो एसिड होगी जो उस प्रोटॉन को कैप्चर कर सकती है। तो हीमोग्लोबिन की बहुत सारी ऐसी एमिनो एसिड होंगी जो उस प्रोटॉन को वहां पे ले लेती। तो हीमोग्लोबिन का कोई एक एमिनो एसिड है, सपोज करो ये एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड, ये इस प्रोटॉन से बाइंड कर लेता है। किससे बाइंड कर लेता है? प्रोटॉन से। नाउ दिस हीमोग्लोबिन, दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिकम्स प्रोटोनेटेड। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटोनेटेड हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि प्रोटोनेटेड ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से जब प्रोटॉन यहाँ पे जुड़ेगा, कई जगहों पे प्रोटॉन जुड़ेगा, तो इसके स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएंगे और हीमोग्लोबिन विल नॉट बी एबल टू होल्ड ऑक्सीजन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। हीमोग्लोबिन जब उस हीमोग्लोबिन से प्रोटॉन बाइंड करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो बफर की तरह काम करेगा, जो भी प्रोटॉन है उसको पिक करना स्टार्ट कर देगा ताकि प्रोटॉन और चीज़ों को डैमेज ना करे। जब वो हीमोग्लोबिन उस प्रोटॉन से बाइंड करेगा तो उसमें बैलेंसी, आप कह सकते हो उसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे कि जिस ऑक्सीजन से उसने बाइंड किया था वो उस ऑक्सीजन को अब वो होल्ड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से हीमोग्लोबिन विल डिसोसिएट ऑक्सीजन। प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन विल डिसोसिएट ऑक्सीजन, और जब ये ऑक्सीजन यहाँ से डिसोसिएट कर देगा तो ये ऑक्सीजन आ जाएगी किसके पास? टिश्यू के पास। देखो ये पूरा रास्ता समझने की कोशिश करो कि कैसे हम लोग डायरेक्टली पढ़ लेते हैं ना कि ये सिस्टमिक कैपिलरी है, ये सिस्टमिक कैपिलरी है, ये टिश्यू है। सिस्टमिक कैपिलरी ने ऑक्सीजन दिया
और टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड दिया। अब देखो कि कैसे इतनी लंबी जर्नी यहां से हुई है, बताओ आप हमें। ठीक है, बताओ आप हमें कि ये जो 23, अब पहले मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये जो हीमोग्लोबिन, ये प्रोटॉन जाके किससे बाइंड कर गया? ऑक्सीजन से, मतलब हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर पाएगा। जो 97% ऑक्सीजन ये था, हीमोग्लोबिन बाइंड किया था, वो कर ऑक्सीजन को यहाँ पे रिलीज कर देगा। किसको रिलीज कर देगा? टिश्यू को। टिश्यू ने दिया कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ दिया। बताओ आप हमें, ये बात सभी को समझ आई? अब हमारे पास जो 23% कार्बन डाइऑक्साइड है, 23% कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 23% कार्बन डाइऑक्साइड इसी हीमोग्लोबिन के एमिनो एसिड से जाके बाइंड कर लेगा। तो ये इसी हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेगा। किससे? हीमोग्लोबिन से। तो किस फॉर्म में? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बना के बताया था। 23% हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेगा। कितना? 23%। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 23% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के फॉर्म में बाइंड किए हुए हैं, उस हीमोग्लोबिन से जिसे प्रोटॉन भी बाइंड किया है, और लगभग 77% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट, और मतलब 70% बाइकार्बोनेट आयन और 7% डिसॉल्व होकर प्लाज्मा में ही है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन कैसे मिली आपने देखा था। एक बार इस पाथवे को हम फिर से समझा रहे हैं। इस पाथवे को आप समझने की कोशिश करिएगा, वापस से समझिए, ताकि आप एकदम कभी भी ना भूलें इस चीज को, कभी भी इस चीज को ना भूलें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप यहां से स्टार्ट करिए। देखिए, 1 बाय 1 फिर से सुनने की कोशिश करिएगा। क्या बताया हमने? कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकला टिश्यू से, क्योंकि यहाँ पे सेलुलर रेस्पायरेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ से निकला तो ये आ गया ब्लड प्लाज्मा में। सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर ब्लड भरा हुआ है, उसके अंदर जो प्लाज्मा है उसमें 7% डिजॉल्व हो गया, बाकी 93% अंदर आया। 93% में से 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। लेकिन कार्बोनिक एसिड को हमें किसी ना किसी तरीके से इसका जो एंड प्रोडक्ट है उसको वहां से डिपॉजिट होने से बचाना है। तो हम सबसे पहले इसको बाइकार्बोनेट आयन और प्रोटॉन में कन्वर्ट कर लिया गया, और अब बाइकार्बोनेट आयन को बाहर निकाल लिया गया। किससे? क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर से। बाइकार्बोनेट आयन का बाहर निकलना इसलिए जरूरी था कि अगर बाइकार्बोनेट आयन यहाँ से बाहर नहीं निकला तो एंड प्रोडक्ट डिपॉजिट होने की वजह से यहाँ पे रिएक्शन रुक जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाइंड ही नहीं कर पाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो बाइकार्बोनेट आयन यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिविटी चार्ज की कमी हो जाएगी, है ना। पॉजिटिव तो है लेकिन नेगेटिव चार्ज की कमी होगी। उसको कंपनसेट करने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयन अंदर आना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है, जिसको हम क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर्स इफेक्ट कहते हैं। तो आप बताओ क्लोराइड शिफ्ट क्या है? ये तो आपको समझ में आ गया, अभी हम लिखाएंगे भी सारी चीजें। अब इसके बाद हमें एक बात समझ आ रही है कि अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है? जो H+ है, अगर ये अकेला है, H+ फ्री फॉर्म में है, तो दैट विल डिस्टर्ब द मेनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन किस फॉर्म में है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, क्योंकि ये एल्वेलाई से आ रहा है, ऑक्सीजन से बाउंडेड फॉर्म में है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ से बाइंड किया है? ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के हीम के आयरन से Fe+2 से बाइंड किए हैं। ऑक्सीजनेशन रिएक्शन हमने आपको बताया था। अब इसमें क्या हुआ कि ये प्रोटॉन हीमोग्लोबिन के कुछ एमिनो एसिड्स जो है बफर की तरह काम करेंगे, और वो जो है प्रोटॉन से बाइंड कर लेंगे। जब वो प्रोटॉन को पिक करना स्टार्ट करेंगे हीमोग्लोबिन, मतलब प्रोटॉन जाके हीमोग्लोबिन के हीम पोर्शन मतलब ग्लोबिन पोर्शन के एमिनो एसिड से बाइंड करना स्टार्ट करेगा, वैसे ही हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, तो वो ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर पाएगा। वो ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर पाएगा तो वहां से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी तो ये ऑक्सीजन आके हमारे टिश्यूज को मिल जाएगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन क्यों हुआ? हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कहाँ हुआ? एसोसिएशन कहाँ हुआ बताओ आप? हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का एसोसिएशन कहाँ हुआ? जल्दी से बताओ। तो आपको पता है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का एसोसिएशन हुआ टिश्यू के लेवल पे, अरे सॉरी, लंग्स के लेवल पे,
और डिसोसिएशन कहाँ हुआ? टिश्यू के लेवल पे। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिसोसिएट की कहाँ पे? टिश्यू के लेवल पे। और अब हमें एक बात बताओ कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को डिसोसिएट किसकी वजह से किया? किसकी वजह से किया? तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को डिसोसिएट किया प्रोटॉन्स की वजह से। लेकिन वो प्रोटॉन किसकी वजह से जनरेट हुआ? तो कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड किसकी वजह से बना हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। कुल मिलाके as a resultant we can say hemoglobin is dissociating oxygen to the peripheral tissues because of carbon dioxide. किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। and this effect is known as Bohr's effect. Dissociation of oxygen from hemoglobin due to carbon dioxide at the level of systemic capillary या at the level of tissues is known as Bohr's effect. अब बताओ बोहर्स इफेक्ट कितने लोगों को समझ आया? बोहर्स इफेक्ट क्या है? इट इज द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ठीक है, एट द लेवल ऑफ टिश्यू ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को डिसोसिएट किया, नहीं तो अच्छा खासा बाइंड किया हुआ था उससे। तो इट इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू डिसोसिएट ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू द टिश्यूज इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट। इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट। अब बताओ, आपको बोहर्स इफेक्ट पूछता है पल्मोनरी कैपिलरी से रिलेटेड है कि सिस्टमिक कैपिलरी से रिलेटेड है? आप बताओगे सिस्टमिक कैपिलरी से रिलेटेड है। वेरी गुड। इट इज द डिसोसिएशन ऑफ, या आप कह सकते हो इट इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ, इतनी बात सभी को समझ आ गया? इसको हमने क्या नाम दिया? बोहर्स इफेक्ट का। क्या नाम दिया? बोहर्स इफेक्ट का। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। एक चीज और आपको बता दें यहां पे, अब ये जो ब्लड यहां से जाएगा, आप हमें बताओ ये ब्लड कैसा है? ये ब्लड कैसा है? ये वेनस ब्लड होगा कि नहीं होगा? और वेनस ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, ये ब्लड जो आ रहा था ये आर्टीरियल ब्लड था, और आर्टीरियल ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। याद रखना, आर्टीरियल ब्लड जो यहां एंटर कर रहा होता है, इसका पीएच 7.4 होता है। लेकिन सिस्टमिक टिश्यू के लेवल के बाद जब ये वीनस ब्लड बन जाता है तो इसका पीएच 7.34 हो जाता है। अरे पीएच कम क्यों हो गया? वाई द पीएच ऑफ आर्टीरियल ब्लड इज लिटिल बिट 0.6 हायर देन वेनस ब्लड? कैन यू एक्सप्लेन इट? Can you explain it why the pH of arterial blood is little bit higher than the venous blood? What is the reason behind this? जब भी कभी आर्टरीज का ब्लड कैपिलरी से टूट के फिर वीनस ब्लड बना रहा होता है और टिश्यू के लेवल पर एक्सचेंज हो जा रहा होता है, उस वक्त क्यों पीएच थोड़ा सा चेंज हो जाता है? हाँ, पीएच का क्वेश्चन आता है भाई, बताइए। Because in this blood when it is going to convert into venous blood, यहाँ पे क्या है? This is the arterial blood, जहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड है। Now this hemoglobin is protonated. So इस ब्लड इस वाला ब्लड में जब ये वीनस ब्लड बनने जा रहा है, यहाँ प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ
प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द एंटरिंग ब्लड। एंटरिंग ब्लड में प्रोटॉन कहाँ है? प्रोटॉन तो यहां पे ना आया, प्रोटॉन ज्यादा है। और अब हमें पता है कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन। प्रोटॉन ज्यादा होगा तो पीएच थोड़ा सा कम हो जाता है। ब्लड का पीएच में भी, ब्लड का पीएच हम जो जनरली कह देते हैं कि 7.4 है, लेकिन उसमें भी आपको वेरिएशंस पता होने चाहिए, वेरिएशंस कहाँ हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। एकदम टिश्यू के लेवल पे जाके पढ़ाई करो। मतलब आपको हम तो यही कहेंगे ना कि पढ़ाई आपके टिश्यू में घुलनी चाहिए, है ना, टिश्यू में जाकर डिसॉल्व हो जानी चाहिए एकदम। चीजें एकदम आपको पढ़ना भी ऐसे ही है जैसे टिश्यू लेवल तक पढ़ रहे हो, तो आपकी जो स्टडी लेवल है ना वो भी टिश्यू के लेवल पे। मेरी एक ऐसी पोयम थी, अभी नहीं सुनाएंगे आपको, उसकी एक लाइन बता देते हैं। घुल जाता है जहन में मेरे वो वाइपर के वेनम जैसे। ठीक है, तो वैसे ही आपके जो है ना टिश्यू लेवल पे जाके ये सारी चीजें घुल जानी चाहिए। ठीक है, हाँ, अब आपको समझ आया कि जो आर्टीरियल ब्लड है उसका पीएच 7.4 है और वीनस ब्लड का पीएच कितना है? 7.34। एम आई डन विद दिस? हाँ, ठीक। अब आप बताओ, एक चीज आपको और भी बताते हैं। ये चीजें समझ आई क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कितना है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होगा? ठीक, डन है। अब आ जाइए, अब आपको ये बात तो अच्छे से समझ आ गई। एक चीज हम आपको यहीं पे बता देते हैं, एक हो है क्या, डोनन्स मेम्ब्रेन। डोनन्स मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन जो कि केवल नेगेटिव आयन के लिए परमिएबल हो, उसको हम डोनन्स मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन जो कि नेगेटिव आयन के लिए परमिएबल हो, उसको हम डोनन्स मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो डोनन्स मेम्ब्रेन आपको समझ में आना चाहिए कि आरबीसी की मेम्ब्रेन कैसी है, डोनन्स मेम्ब्रेन। आरबीसी की मेम्ब्रेन कैसी है? डोनन्स मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये केवल नेगेटिव आयन को परमिट कर रही है। इसके पास जो एक्सचेंजर हैं वो बस नेगेटिव आयन को अलाउ कर रहे हैं, पॉजिटिव आयन को अलाउ नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये एक डोनन्स मेम्ब्रेन है। ठीक, चलिए आ जाइए, अब हम आगे आ जाते हैं। अब आपको पता है ये सारे ब्लड, यहाँ बताओ, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट यहाँ आ गया, बोहर्स इफेक्ट सभी को समझ आ गया, सिस्टमिक कैपिलरी से रिलेटेड है। हमें पता है कि ऑक्सीजन का तो अब यहाँ पे काम खत्म हो गया। ये सारे ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड कितने फॉर्म में है? कार्बन डाइऑक्साइड कितने फॉर्म में है बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 3 फॉर्म में है। हमें पता है कि जो ब्लड यहाँ से आ रहा है, सपोज करो कि ये ब्लड आ रहा है, दिस इज व्हाट द ब्लड। ठीक है, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है, 7% डिजॉल्व है इन प्लाज्मा। ठीक है, और उसके बाद 23% जो है कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। ये सारा ब्लड यहाँ से आ रहा है। आप बताओ ये सारा ब्लड कहाँ गया होगा? पहले राइट आरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में, है ना। राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी ओर्टा, ठीक है, पल्मोनरी ओर्टा से ये पल्मोनरी आर्टरी, और अब आओ देखो यहाँ टिश्यू, फिर अब आ जाता है ये ब्लड कहाँ पे? ये पल्मोनरी कैपिलरी। हमने सिस्टमिक कैपिलरी तो पढ़ लिया, अब ये पल्मोनरी कैपिलरी देख लेते। सिस्टमिक कैपिलरी तो पढ़ लिया ना, अब ये क्या है? पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी कैपिलरी के लेवल पे देख लेते हैं। अब ध्यान से समझना, सिस्टमिक कैपिलरी के लेवल पे, ठीक है, ये क्या है? दिस इज व्हाट द पल्मोनरी
कैपिलरी। ठीक, ओके। और ये क्या है, एल्वियोलाई। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है, इस ब्लड में हमारे पास क्या क्या है भाई, इस ब्लड में हमारे पास क्या क्या है, ये मान लो कि ये ब्लड यहाँ से आ रहा है, तो इस ब्लड में हमारे पास क्या क्या है, आरबीसी बना दें अगर, तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ने कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड किया हुआ है। ठीक है कि नहीं, है कि नहीं, इसने NH था, इसका NH2, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है 23%, और 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है, और 7% यहाँ डिजॉल्व है, 7% डिजॉल्व है, 7% डिजॉल्व स्टेट में। ठीक, 7% क्या है, डिजॉल्व स्टेट में। एल्वियोलाई के अंदर हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 के आसपास। ये ब्लड जो आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, इस ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ, आपको पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 या 46 mmHg है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mmHg है ना, कम हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इधर जाने की पूरी टेंडेंसी है, और ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ आने की पूरी टेंडेंसी। ऑब्वियस सी बात है। ये देखो, सबसे पहले क्या होगा कि ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डिसोसिएट होगा, और यहाँ डिसोसिएट होगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, यहाँ डिसोसिएट होगा, चला जाएगा। या हम कह सकते हैं कि इसको नहीं, इसको ऐसे छोड़ दो, इसको ऐसे छोड़ने की कोशिश करो। चलो, ये जो 7% डिजॉल्व स्टेट में है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाए, इसको इजीली यहाँ से निकल जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया, तो एल्वियोलाई से होते हुए एटमॉस्फेयर में चला गया। ठीक है, तो अभी तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड गया है, बाकी के और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आएंगे, तो बाकी के और कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखना, मेरी बात को ध्यान समझना, ये बाउंड फॉर्म में है, ये बाउंड फॉर्म में है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए, ये जो बाइकार्बोनेट आयन वाला कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अ मिनट, हाँ, यहाँ पे क्या होगा। अब एक बात बताओ आप हमें कि क्लोराइड यहाँ कहाँ है, क्लोराइड अंदर है, क्लोराइड अंदर है कि नहीं, ठीक है, क्लोराइड यहाँ पे अंदर है, देखो क्लोराइड अंदर है, प्लीज बी अटेंटिव, बहुत अच्छे से समझना है इस बात को। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर आएगा, ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन अंदर आएगा। जब यह ऑक्सीजन अंदर आया तो इसने इससे हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की कोशिश करेगा। किससे बाइंड करने की कोशिश करेगा, हीमोग्लोबिन से। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन किससे बाइंड करेगा भाई, हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। ऑक्सीजन किससे बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। जब ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के हीम से जब बाइंड करेगा, हीम से जब बाइंड करेगा ऑक्सीजन, तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन डिसोसिएट हो जाएंगे। क्या डिसोसिएट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसोसिएट हो जाएगा, और आप कह लेंगे कि यहाँ से ये प्रोटॉन भी डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, हमने क्या कहा। चलो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो डिसोसिएट हुआ, तो ये वापस चला जाएगा एल्वियोलाई से, यह तो ये निकल गया, लेकिन प्रोटॉन का क्या करें। मतलब अभी दो फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो डिसोसिएट हो चुका है, एक तो डिजॉल्व था प्लाज्मा में, ये बाहर चला गया, और एक क्या था, एक क्या हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ आया, ठीक है, ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ आया, उसने क्या किया, उसने हीम से बाइंड किया, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसोसिएट हो गया और H+ भी डिसोसिएट हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो चला गया, लेकिन H+ कुछ करेगा, कुछ फालतू का काम करेगा ही। तो H+ को कुछ ना कुछ करने के लिए क्या करते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो एक्सचेंजर है, यहाँ पे भी एक्सचेंजर है, क्लोराइड बाइकार्बोनाइड, ठीक है, ये क्या है, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, ठीक है, ये एक्सचेंजर है।
इस क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर से अब ये जो क्लोराइड बाहर था ना, ये क्लोराइड अंदर, ये जो बाइकार्बोनेट आयन बाहर था ये अंदर आएगा, ये बाइकार्बोनेट अंदर आएगा इस H+ का काम तमाम करने के लिए, और इससे क्लोराइड आयन बाहर चला जाएगा। देखो एक बार क्या हुआ था, वहां पे बाइकार्बोनेट आयन बाहर आया, क्लोराइड अंदर आया था, तो वहां हमने क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर्स इफेक्ट कहा था। यहां पे क्लोराइड अंदर है और बाइकार्बोनेट आयन उल्टा है, यहाँ पे H+ से बाइंड करने के लिए ये बाइकार्बोनेट आयन अंदर आएगा, तो इसने H+ से बाइंड करेगा, H+ से बाइंड करके अब रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगी, देखिए यहाँ पे हमने ये बता दें, H+ से बाइकार्बोनेट आयन बाइंड कर लेगा तो ये H2CO3 बन जाएगा, और जब ये H2CO3 बनेगा तो फिर ये क्लोराइड कार्बोनिक एसिड से फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। इसीलिए एक क्वेश्चन आपके एनवीएस केवीएस के अंदर पूछा गया था, या किसी प्रीवियस ईयर को पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, अब बताओ कि ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर चला जाएगा, तीसरा फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया। समझ पा रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना। और यहां पे क्लोराइड जब बाहर आया तो इसको हम रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जानते हैं, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जानते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये जो प्लाज्मा में डिजॉल्व 7% कार्बन डाइऑक्साइड था, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप यहां से डिसोसिएट होकर बाहर चला गया। ये जो प्लाज्मा में 7% कार्बन डाइऑक्साइड था, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ी ना, इसने अपने से, क्योंकि ये तो प्लाज्मा में है, आराम से पार्शियल प्रेशर की हेल्प से ही अपना बाहर निकल गया। लेकिन जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड है और जो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको डिसोसिएट होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। ऑक्सीजन आया, इससे बाइंड किया तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकला, वो बाहर गया, प्रोटॉन जनरेट हुआ, प्रोटॉन से फिर ये प्रोटॉन की वजह से ये यहां आया, तब कार्बन डाइऑक्साइड गया। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, effect of oxygen to dissociate carbon dioxide from carb amino hemoglobin and bicarbonate ion to the alveoli at the level of pulmonary capillary या at the level of alveolus is known as Haldane effect। कहानी है, इसको रटना थोड़े। It is the what is Haldane effect, यहां से एक टर्म रिलेटेड है, Haldane effect। What is Haldane effect? It is the effect of oxygen on carb amino hemoglobin and bicarbonate ion to dissociate carbon dioxide to alveoli at the level of lung, at the level of pulmonary capillary is known as Haldane's effect। बताओ आप हमें, हेल्डेन्स इफेक्ट कितने लोगों को समझ आया? तो बोहर्स इफेक्ट क्या था, अपने मन की आंखों से सोचिए। बोहर्स इफेक्ट क्या था? इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया था, और यहां ऑक्सीजन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा हीमोग्लोबिन, उल्टा है। अरे लिखवाएंगे सीमा यादव, लिखवाएंगे, अभी सब लिखवाएंगे। बोहर्स इफेक्ट क्या है, रूट इफेक्ट क्या है, क्लोराइड शिफ्ट क्या है, हैम्बर्गर शिफ्ट क्या है, ठीक है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट क्या है, हेल्डेन्स इफेक्ट क्या है, सब लिखवाएंगे। आप तो एकदम अच्छे से समझो ना। आज तक आपने इस चीज को कभी समझा था? आज तक आपने नहीं समझा होगा, हमें पता है, और वही चीज हम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप समझ लो कि क्या है ये सारी चीजें, ऐसे कैसे होता है। वंस मोर मैम, ठीक है ठीक है ठीक है, बता रहे हैं, वापस बता रहे हैं। देखिए एक बार आपको सिस्टमिक कैपिलरी तक तो समझ आ गया था, सिस्टमिक कैपिलरी देख लो। अब देखो पूरी कहानी एक बार में समझने की कोशिश करते हैं, एक बार में पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। एक बार वापस देखो आप, एक बार वापस, चलिए ठीक है, एक बार वापस देखिए, बस फटाफट से देखने की कोशिश करिए कि क्या क्या हुआ, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कैसे ऑक्सीजन। आपको पता है कि एल्वियोलस के लेवल पे देखो ना, यहाँ पे जब हमने सांस लिया, एयर अंदर आई हमारे एल्वियोलाई के,
ये हमारी पल्मोनरी कैपिलरी है ना। सम हाउ बस इतना समझो कि 97% ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लिया है, बाकी 3% प्लाज्मा में डिजॉल्व है। लेकिन वो बाइंड किया तो क्या क्या कैसे कैसे कितनी मशक्कत और कितनी जो भी कितनी सारी चीज़ों को फेस किया उसने, है ना। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन जब ये जो ब्लड आ रहा है, ये जो ब्लड आ रहा है यहाँ से पल्मोनरी वेन्स से, फिर आया लेफ्ट एरिकल में, लेफ्ट एरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक ओर्टा, सिस्टमिक ओर्टा से सिस्टमिक, ये आर्टीरियल ब्लड तो आपको बताया ही हमने, तो सिस्टमिक आर्टरी। अब ये सिस्टमिक कैपिलरी और ये टिश्यू है। यहाँ क्या हुआ, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड, टिश्यू के लेवल पर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से गया और कार्बन डाइऑक्साइड 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व हो गया और बाकी के आरबीसी के अंदर जा रहा है। आरबीसी के अंदर जा रहा है तो 70% वो है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 70% कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड के प्रेजेंस में मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बना रहा है। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जा रहा है बाइकार्बोनेट आयन और H+ में, बाइकार्बोनेट आयन बाहर आ रहा है, क्लोराइड अंदर जा रहा है, क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर शिफ्ट है। H+ से हीमोग्लोबिन बाइंड कर रहा है, हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर, इट विल बाइंड विद द प्रोटॉन्स। प्रोटॉन से जब ये बाइंड करेगा, है ना, तो प्रोटॉन जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड किया था वो उससे अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर पाएगा, उसकी एफिनिटी घट जाएगी, वो ऑक्सीजन दे देगा टिश्यूज को और ऑक्सीजन यहाँ से डिसोसिएट होकर टिश्यू को मिल गया। इसी को हम बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। इट इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू डिसोसिएट ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू द पेरिफेरल टिश्यूज। आप बोलो कि ये आप अपने से लिख लोगे, ये मत सोचो कि मैम बोल रही है उसको लिखवाएंगी तभी हम लिखेंगे। इट इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू डिसोसिएट ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू पेरिफेरल टिश्यूज, दैट इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट। एक और चीज आता है रूट इफेक्ट। रूट इफेक्ट का मतलब है ड्यू टू हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। प्रोटॉन की वजह से ही ऑक्सीजन, बस केवल प्रोटॉन कंसंट्रेशन की वजह से भाई ऑक्सीजन, अकेला प्रोटॉन अगर कह दो कि प्रोटॉन कंसंट्रेशन या हाई एसिडिटी की वजह से भी, हाई एसिडिटी की वजह से ही क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। इसको हम रूट इफेक्ट के नाम से जानते हैं। हम लिखवाएंगे, बिल्कुल लिखवाएंगे, लेकिन आप खुद से सोचो व्हाट इज बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट इट इज द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही बाइकार्बोनिक एसिड बना, कार्बन ये बना H+ बना, H+ जाके इससे तभी वो अब आपने जो भी ब्लड यहाँ से जा रहा है, जो भी ब्लड यहाँ से जा रहा है वो 3 फॉर्म में आ रहा है ना। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में 3 फॉर्म में है, 7% डिजॉल्व है प्लाज्मा में, 70%, तो ये 77% तो प्लाज्मा में है कार्बन डाइऑक्साइड और 23% आरबीसी के अंदर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में है तो यहाँ पे जब आया, अब आप देखो कि इसके अंदर भी ये आरबीसी, ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा में जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है, पार्शियल प्रेशर की वजह से वो तो बाहर चला गया, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि जो 77% आरबीसी है, मतलब सॉरी 93% कार्बन डाइऑक्साइड है, 23% तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। इसको कैसे डिसोसिएट किया जाए, समस्या ये है। ये तो बाई बाउंडेड फॉर्म में है, कैसे करें, क्योंकि देखो ये नॉर्मल डिजॉल्व फॉर्म में है, ये तो बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड प्योर डिजॉल्व फॉर्म में है, ये बाहर चला गया, लेकिन जो बाउंडेड फॉर्म वाला कार्बन डाइऑक्साइड है वो 2 जगह पे है, एक कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में है और एक जो है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। इनको डिसोसिएट करने के लिए ऑक्सीजन हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ आएगा। जब ये ऑक्सीजन आएगा तो ये किससे बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन के हीम से, हीम के आयरन से, आयरन से जब जैसे इसने बाइंड किया, ये फिर वही दुश्मनी निकली है। यहाँ समझो कि भाई एक बार कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऑक्सीजन को वहाँ से हटना पड़ा था, हीमोग्लोबिन से जुदा होना पड़ा, जुदा होना पड़ा था, और यहाँ पे अब ऑक्सीजन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन से जुदा होना पड़ेगा। मतलब ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के हीम पोर्शन से बाइंड करेगा तो इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से हीमोग्लोबिन विल डिसोसिएट कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज प्रोटॉन। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है और प्रोटॉन भी है। कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होते से ही वो तो फ्री फॉर्म में आ गया, वो बाहर निकल के चला गया, भाई चलो हम तो पिंजड़े से छूट गए, जो भी था। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड
है ना। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड चला गया तो अब प्रॉब्लम किसके साथ है, H+ के साथ है। H+ तो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा भाई, H+ को कुछ करना है। H+ अगर सेल में घूमता रहा तो सेल को डैमेज करता रहेगा। H+ का क्या करना है, तब दिमाग में आया कि H+ का एक ही रास्ता है, ये बाइकार्बोनेट आयन को अंदर बुलाओ भाई, ये बाइकार्बोनेट आयन को अंदर बुलाओ जो बाहर है। बाइकार्बोनेट आयन को अंदर बुलाने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि क्लोराइड आयन को बाहर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ माइनस चार्ज ज्यादा हो जाएगा। पहले से क्लोराइड आयन है, लेकिन क्लोराइड आयन को इस यहाँ से बाहर भेज दो, बाइकार्बोनेट आयन को बाहर अंदर ले लो। जब बाइकार्बोनेट आयन अंदर आया तो H+ के साथ मिलके इसने कार्बोनिक एसिड बना लिया, फिर कार्बन एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में फिर ये वाटर और वापस टूट गया। तो जब ये फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड अपना बाहर चला गया, तो ऑक्सीजन की वजह से इट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू डिसोसिएट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, टू एल्वियोलाई। वहां पे क्या था, ऑक्सीजन टू पेरिफेरल टिश्यूज था, टिश्यू को मिल रहा था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को मिल रही है। इट इज नोन एज हेल्डेन्स इफेक्ट एंड रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट भी यहाँ हो रहा है। अब बताओ और रिपीट करने की जरूरत है? आई थिंक अभी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा चीजें, है ना। बताइए। डन है सभी को? क्रिस्टल क्लियर, यही सुनना चाहते हैं अल्टीमेटली हम आपसे, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट और क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट चाहते हैं। रिजल्ट तो आपका हाई डिफरेंस में चाहते हैं कि मतलब वहां तक कोई पहुंच ही ना पाए, है ना। डन, बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी गुड। अब आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी, क्यों आर्टीरियल ब्लड का पीएच थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वीनस ब्लड, है ना। और दूसरी चीज़, कभी अब इसमें कंफ्यूज ही मत होना, पूछे कोई आर्टीरियल तो समझ है ना, सिस्टमिक कैपिलरी और सिस्टमिक वेन दिमाग में याद रख। यहाँ से आ रहा था सिस्टमिक कैपिलरी था तो 7.4 था, इसमें H+ ज़्यादा हुआ तो 7.34, ऐसे सोचा करो, ऐसे सोचा करो। तो इसीलिए हमने आपको ये बात बताई थी कि देखो ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ था, हमने प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्व करा रहे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज, है ना, कैटेलाइज, कौन कौन सा रिएक्शन कैटेलाइज करता है। क्या ये पहला ये दिया था H2O को कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ, या फिर दूसरा था H2CO3 को डिसोसिएट करने में। देखो ये कौन लगा सकता है, ये कौन लगा सकता है कॉन्फिडेंस के साथ, या फिर H+SCO3 से H+SCO3 से H2CO3 बनाने में, या फिर D H2CO3 से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाने में। बताओ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन चारों जगहों पे लगता है कि नहीं? चारों जगहों पे लगता है। अब आप बता देना किसी को एकदम, जिसको पता है ना कि एकदम शानो शौकत के साथ बताना कि देखो आपको समझ अगर नहीं है तो आपको बता दें कि ये सिस्टमिक कैपिलरी में होता है, सिस्टमिक कैपिलरी के कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से होता है, और ये जो है पल्मोनरी कैपिलरी में होता है। ये कहाँ होता है? ये पल्मोनरी कैपिलरी में होता है, ये सिस्टमिक कैपिलरी में होता है। देखो पल्मोनरी कैपिलरी में H+HCO3- से बाइंड करके ये बनाया और ये डिसोसिएट होके ये बनाया, और यहाँ देखो यहाँ CO2 H2O से ये बनाया और ये बनाया। बताओ आप बता सकते हो किसी को एकदम शान के साथ? डन है ना, वेरी गुड। तो सब अब ये चीज आप ऐसे कह सकते हो
कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दो क्वेश्चन आते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज के। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो H2O प्लस CO2, और इसीलिए ऐसा रिएक्शन दिया रहता है। फिर यहां भी कार्बोनिक एनहाइड्राइज, बताओ। डन, वेरी गुड। एम आई डन विद दिस, बताइए। अब पढ़ा भी सकते हैं, वेरी गुड। अब लास्ट चीज है, तो अभी हमने बताया तो अभी लिखा लेते हैं, बस 5 मिनट की बात है। बोहर्स इफेक्ट, बताओ व्हाट इज बोहर्स इफेक्ट। आप अपने से बताओ ना ये चीज। आज आपको पता है हमने रात में 1 घंटे भी नहीं सोए, ठीक है। हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा है, हेडेक इन द सेंस कि वो भारीपन रहता है ना। बाबू थोड़ा परेशान किया रात में, पता नहीं क्यों नहीं सो रहा था, उसके पेट में दर्द था, क्या था, कैसे था, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इंसान अगर नींद ना ले तो कितनी ज़्यादा उसको लो फील करता है, तो बस वही है और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे बोहर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो बोहर्स इफेक्ट क्या है? इट इज़ द, किससे रिलेटेड है तो आप बताओगे रिलेटेड विद, रिलेटेड विद सिस्टमिक कैपिलरी। किससे रिलेटेड है? सिस्टमिक कैपिलरी या टिश्यू से रिलेटेड है? टिश्यू लेवल पे है। अब नहीं भूलोगे ना आप इसको, क्या कहना है? इट इज इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ऑक्सीहीमोग्लोबिन टू डिसोसिएट ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू टिश्यूज। वाह, ये है बोहर्स इफेक्ट, ये है बोहर्स इफेक्ट, इतना आसान। इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीमोग्लोबिन टू डिसोसिएट ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू टिश्यू। अच्छा चलो अब देख लेते हैं व्हाट इज हेल्डेन्स इफेक्ट। रिलेटेड टू द, रिलेटेड किससे है? पल्मोनरी कैपिलरी, मतलब एल्वेलाई लेवल पे, लंग्स के लेवल पे, ठीक। एंड इट इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन टू डिसोसिएट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन एंड बाइकार्बोनेट आयन टू एल्वियोलाई। इतना आसान है हेल्डेन इफेक्ट, वेरी गुड। इससे आसान क्या हो सकता है बताओ। अगला है dissociation of oxygen from oxyhemoglobin due to high protons या एसिडिटी। एसिडिटी की वजह से, प्रोटॉन की वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो रहा है, इसको रूट इफेक्ट कहते हैं। इतना आसान है, आप बताओ। ठीक, इसके बाद
अब आपसे पूछता है कोई क्लोराइड शिफ्ट किससे रिलेटेड है, सिस्टमिक कैपिलरी से भी एंड पल्मोनरी कैपिलरी से। तो एट टिश्यू लेवल क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स इफेक्ट कह देते हैं इसको, हैमबर्गर्स, हैम्सबर्गर इफेक्ट कहते हैं, हैम्सबर्गर सही से लिख लेना, हैमबर्गर, हैम्सबर्गर कहते हैं शायद ना, साइंटिस्ट का नाम था। तो एट टिश्यू लेवल क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड into RBCs, है ना, from plasma, और at alveoli level रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है, shifting of chloride into plasma from RBCs। ये दोनों किससे हो रहे हैं, वाया क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज। अब बताइए कि कैसा लगा आपको ये जान के कि हमारी बॉडी में हर टिश्यू और उसके लेवल पे किस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्या है हैमबर्गर इफेक्ट, क्या है क्लोराइड शिफ्ट, क्या है हेल्डेंस इफेक्ट, क्या है बोहर्स इफेक्ट, किससे कौन कौन रिलेटेड है, ठीक है, किसको कहते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या कैटलाइज करता है, आर्टीरियल और वेनस ब्लड में किसका पीएच ज़्यादा होता है, क्यों होता है, कहाँ कहाँ किसका किसका कौन सा पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कितना कितना परसेंट कौन ट्रांसपोर्ट होता है। तो बहुत सारी बातें तो हमने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब बताइए, कभी मत भूलना और कोई शॉर्टकट मत अपनाना सक्सेस के लिए, बस इतना बता दे रहे हैं। बाकी आपके हाथ में है मेहनत करना, मेहनत डिपेंड्स अपॉन यू, है ना, आपके हाथ में है मेहनत, कैसे कितनी मेहनत कर सकते हैं आप। एक सेकेंड रुके रहिए। हाँ ठीक है। कल्पना भास्कर के असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी कंटेंट इम्यून सिस्टम के वीडियो ऐड करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, करवा देते हैं, हम भूल गए थे उस दिन कल्पना भास्कर, कल्पना बरसकर, बरसकर, जो भी नाम है आपका। क्या नहीं पूछा निधि, निधि आप और कितना क्वेश्चन पूछोगे, है ना। देखो सवाल हम बार बार कह रहे हैं ना, सुनो मेरी बात को ध्यान से,
अब ये अदरवाइज मत लेना, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम बता रहे हैं। डाउट आना ठीक है, लेकिन हर बात में डाउट आएगा ना तो आप अपने कंटेंट से भटक जाओगे, फिर आपका एक्चुअल जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि आपको हम इतना, जितना हम आपको बता रहे हैं उतनी चीज़ आपको मैक्सिमम आ जाए तो भी आप एक नॉलेजेबल पर्सन में गिने जाओगे। हाँ, फिर जो डाउट आएंगे ना, एक बार सिलेक्शन लेके फिर बहुत सारी चीज़ें क्लियर करते रहना बैठ के, कितने डाउट आने। तो आप अपने टॉपिक से मत भटकिए। करंट क्लासेस रेस्पिरेटरी सिस्टम की वीडियोस भी कंटेंट में, ठीक है, ठीक है कल्पना, आप अपने टॉपिक से मत भटकिए। कल्पना 150 वीडियो वाली पीडीएफ नहीं है, वो 104 बताया था हमने, 105 बताया था, 105 पीडीएफ हैं। ठीक है, हम उसको भी अभी राइट नाउ हम खुद अपलोड करते हैं, आप परेशान मत होइए, वादा है आपसे, उस दिन भूल गए थे। ठीक है, तो मतलब आप अपने उससे स्ट्रीम से मत भटकिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने स्ट्रीम को दीजिए, अपने उसको दीजिए, परेशान मत होइए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, तो जितना हो सकता है उतना पढ़िए, बाकी हम हैं चीज़ों को क्लियर करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? देखिए, एक्चुअली में क्या है ना, ये बात कर रहे हैं कौन, गोलू आपने पूछा था कि कौन सा अमीनो एसिड, हमने आपको अस्पार्टिक एसिड बताया था। क्योंकि देखिए, मेरी बात को ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, वो एसिडिक है ना, अस्पार्टिक, हिस्टिडीन ओवरऑल ब्लड बफर है, हिस्टिडीन ओवरऑल ब्लड बफर है, हिस्टिडीन भी एक्ट कर सकता है, लेकिन अस्पार्टिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। उसको हमने ये भी बताया था, लिखवाया भी था कि अस्पार्टिक एसिड ब्लड बफर का काम इसलिए करता है क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पे वो प्रोटॉन को पिक कर सकता है आराम से। समझ पा रहे हो हमारी बात को? तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होने की वजह से एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज उसके पास है, इसलिए वो आसानी से पिक कर सकता है H+ को। ठीक है, चलें फिर। ओके, चलते हैं। कल की क्लास में हमको लग रहा है कि रेस्पिरेटरी रेगुलेशन रह गया है, तो कल की क्लास में उसको करा देते हैं, और उसके बाद हम लोग कल शाम को हम लोग इसका पेपर का डिस्कशन भी करेंगे, 3 टॉपिक का। तो आप एकदम अच्छे से पढ़िए। निधि पांडे, परेशान मत होइए, आप हमारे साथ रहिए, आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। अदिति झा, मैंने रैंकर्स नहीं ज्वाइन किया अब तक, केवीएस में हूँ और सुप्रीम में। क्या जेएसएससी के लिए रैंकर्स लेना होगा? देखिए, आप को एक काम कराएंगे, आप 8881, एंड देखिए, हमें आपको कोई बैच नहीं ज्वाइन कराना चाहते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी सुप्रीम लिया है ना, तो हम आपको शिफ्ट करवा देंगे। आप परेशान हुए, आप परेशान मत होइए, हम कुछ करते हैं। आप मैसेज करिएगा 8881971291 पे। ठीक है अदिति, आप मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं क्या करना है। चलिए ठीक है, अच्छा, ओके ओके। निधि पांडे, आपके इसमें सुप्रीम में ऐड तो किया है एक पीवाईक्यू का। निधि पांडे, आपके उसमें एक पीवाईक्यू का, सुप्रीम बैच में भी एक पीवाईक्यू का लास्ट में फोल्डर देखिए ना, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, लास्ट में एक फोल्डर है, उसमें है सारे क्वेश्चन, एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, ओके।